बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MGT 402 लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कंट्रोल ओवर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज के बारे में पढ़ा था कि ये इन्वेंट्री कॉस्टिंग के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, और ये भी देखा था कि इनको यूज़ करते हुए हम इन्वेंट्री की कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम इन तीनों के फ़ीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गिव्स अस अ बेटर इंडिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, बिकॉज इसमें हमारे पास जो ओल्डेस्ट मटेरियल होता है वो हम पहले सेल कर देते हैं, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बच जाती है, जो कि लेटेस्ट हमारे पास आई थी वो चीज़ हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ी होती है। तो इसलिए ये हमें एंडिंग इन्वेंट्री की ज़्यादा अच्छी इंडिकेशन देता है बैलेंस शीट पर। इट ऑल्सो इंक्रीजेज नेट इनकम। अब हमारी नेट इनकम भी बढ़ जाती है इसमें, बिकॉज इन्वेंट्री डेट माइट बी सेवरल ईयर्स ओल्ड इज़ यूज टू वैल्यू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें अब हमारी नेट इनकम इसलिए बढ़ेगी बिकॉज हम सबसे पहले वाले जो हमारे इन्वेंट्री थी, सबसे पहले हमने उसको बेचा, राइट। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, जो हम बेच चुके हैं उनकी वैल्यू हम इस बेस पे निकाल रहे हैं कि वो हमारे पास सबसे पहले बने थे, वो ओल्डेस्ट आइटम थे हमारे पास। मतलब कि उनकी कॉस्ट हमारे पास कम होगी, और जब कॉस्ट हमारे पास कम होगी उनकी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो हमारी इनकम तो इंक्रीज़ ही होगी ना। देन इंक्रीजिंग नेट इनकम साउंड गुड, बट do remember that it also has the potential to increase the amount of taxes that a company must pay। अब ये तो अच्छी बात है कि हमारी नेट इनकम बढ़ रही है, बट इसके साथ एक ये भी बात आपको जहन में रखनी है कि हमारा टैक्स भी बढ़ेगा अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो। देन लास्ट इन फर्स्ट आउट फीचर्स, दिस इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू। ये हमारे पास अच्छा इंडिकेटर नहीं है एंडिंग इन्वेंट्री का, बिकॉज लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री माइट बी एक्सट्रीमली ओल्ड एंड परहैप्स ऑब्सलीट। क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट आइटम हमारे पास आते जा रहे हैं हम उन्हें ही बेच रहे हैं, तो ये इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है एंडिंग इन्वेंट्री का, बिकॉज इन्वेंट्री में जो आइटम्स पड़े हैं वो बहुत पुराने भी हो सकते हैं, इवन ऑब्सोलीट, यानी कि अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, इतने पुराने हो गए हैं। देन लास्ट एंड फर्स्ट आउट रिजल्ट इन वैल्यूएशन दैट इज़ मच लोअर देन टुडेज प्राइजेस, बिकॉज इन्वेंट्री में बहुत पुराना सामान पड़ा है, तो आज की प्राइजेस के लिहाज से हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते, बिकॉज इन्वेंट्री में सामान ही इतना पुराना पड़ा है। तो ये आज की प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन करने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। इट रिजल्ट्स इन लोअर नेट इनकम, तो नेट इनकम भी हमारी लोअर होगी बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ हायर, बिकॉज जो लेटेस्ट आइटम हमारे पास आ रहे हैं हम उन्हें बेच रहे हैं, तो उनकी तो कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा होगी, तो इसलिए नेट इनकम कम होगी। दैन वेटेड एवरेज फीचर्स, इट टेक्स वेटेड एवरेज ऑफ ऑल यूनिट्स अवेलेबल, तो हम सबकी एवरेज निकाल लेते हैं, ना हम अपनी कॉस्टिंग के मेथड को सिर्फ अपने ओल्डेस्ट आइटम पे कर रहे हैं और ना हम अपने लेटेस्ट आइटम पे कर रहे हैं, बट हम सबकी एक एवरेज निकाल रहे हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट फॉल समवेयर बिटवीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास इन दोनों के दरमियान में होता है। एंड नॉट अकॉर्डिंग टू IAS O2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड मेथड फॉर इन्वेंट्री कॉस्टिंग। तो उनके लास्ट एंड फर्स्ट आउट एक रिकमेंडेड मेथड नहीं है, बिकॉज इट डज़ नॉट डिपिक्ट द एक्चुअल और एक्यूरेट रिजल्ट। ये हमें एक्चुअल या एक्यूरेट रिजल्ट देता ही नहीं। सो IAS प्रेफर टू यूज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर वेटेड एवरेज, इन दोनों में से उन्होंने क्या हम रिकमेंड करते हैं कि आप यूज़ कर लें। देन वी हैव आवर परपेचुअल सिस्टम। ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट लेक्चर के एंड में भी था, बट हमने इसका सोल्यूशन नहीं देखा बिकॉज द वीडियो वॉज गेटिंग टू लॉन्ग। अब इन्होंने इस लेक्चर में भी दे दिया, तो हम इसे देख लेते हैं। तो अब ये परपेचुअल सिस्टम है, एज आई टोल्ड यू कि इस सिस्टम में हमने क्या देखना है, हर वक्त हमने अपनी कंटिन्यूस अपडेट करनी है, अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास और 2 इश्यूज़ भी दिए हुए हैं। एंड देन उन्होंने बताया कि फ़र्स्ट हमारे पास 15 यूनिट्स थे एट रेट ऑफ 40, देन 200 यूनिट्स एट रेट ऑफ 50 पर यूनिट, देन हमारे पास 150 यूनिट्स एट रेट ऑफ 60 पर यूनिट एंड 100 यूनिट्स एट रेट ऑफ 75 पर यूनिट। तो इन तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंगली हमने शीट्स प्रिपेयर करनी है, इन्वेंट्री शीट्स। तो इसका सोल्यूशन ये दिया हुआ है। देखें, सबसे पहले हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज़ करते हुए करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये ईयर के लिए लिखा है कि यहाँ पर कोई भी आप ईयर लगा लें, इन्होंने हमें ईयर नहीं दिया हुआ। यस 2006 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर 2006 हो सकता है। ओके, आगे उन्होंने हमें डेट्स दी हुई हैं। 1 जनवरी को हमारे पास देखें यहाँ पर यूनिट्स दिए हुए हैं
1 जनवरी के लिए हमारे पास कोई यूनिट्स वगैरह नहीं दिए हुए, ओके। तो 1 जनवरी वाला ये पूरी रो हमारे पास खाली है, ओके। इश्यूज़ में हमें कुछ दिया हुआ है, 1 जनवरी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमने इश्यूज़ वाली रो भी खाली रखी। देन बैलेंस, अब बैलेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो बैलेंस वही होगा क्योंकि 1 जनवरी को चेंज नहीं हुआ, तो उसके आगे जो उन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, राइट, तो वही हम लिख लेंगे 50 यूनिट्स, ओके। देखें 50 यूनिट्स थे हमारे पास, लेट मी इरेज दिस, ये 50 यूनिट्स थे एट रेट ऑफ 40, तो 50 इंटू 40 आप कर लेंगे, ओके। यूनिट्स 50 थे, यूनिट की कॉस्ट 40 थी, तो टोटल अमाउंट आपके पास इन्वेंट्री की 2000 थी, ओके। अब ये हमारे पास बैलेंस था, ओके। अब हम 8 जनवरी के अगेंस्ट देखेंगे, तो 8 जनवरी के अगेंस्ट हमें क्या दिया हुआ है, 200 यूनिट्स दिए हुए हैं एट रेट ऑफ ₹50, तो इनको हम अपनी रिसीविंग में लिख लेंगे बिकॉज ये पहले नहीं थे, अब रिसीव हुए हैं। तो 200 यूनिट्स एट रेट ऑफ ₹50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 की अमाउंट आ जाएगी। इशू हमने उस दिन भी कुछ नहीं किया 8 जनवरी को, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ज़ाहिर है ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास पड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं गया बिकॉज कुछ इशू नहीं हुआ, तो वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और साथ में हम ये वाली अमाउंट भी लिख लेंगे। देन 11 जनवरी को देखें, क्या 11 जनवरी को हमारे पास कुछ आया, कुछ भी नहीं आया, बट इशू हमारे पास हमने 60 यूनिट्स इशू कर दी हैं। अब हमने 60 यूनिट्स इशू कर दी हैं, वो हम इशू वाले टेबल में लिखेंगे। तो अब आप देखें, आप कहेंगे कि ये 50 यूनिट्स इन्होंने यहाँ से दी हैं 40 वाले रेट पर, और 10 यूनिट्स यहाँ पर दी हैं 50 वाले रेट पर, तो ऐसा क्यों किया? मेथड देखिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो सबसे पहले हम सबसे पुरानी इन्वेंट्री निकालेंगे, और ये देख सकते हैं आप कि सबसे पुरानी जो इन्वेंट्री है हमारे पास वो 50 यूनिट्स हैं एट रेट ऑफ 40, तो पहले ये वाले 50 यूनिट्स निकालेंगे ना हम। तो इशू में हमने ये 50 यूनिट्स निकाल दिए एट रेट ऑफ ₹40, उनकी अमाउंट हमारे पास आ गई 2000, तो ये हमने निकाल दिए, राइट। देन लेकिन हमें तो 60 यूनिट्स की डिमांड थी, तो 50 यहाँ से पूरे नहीं हुए, तो 10 फिर हमें आगे से निकालने पड़ेंगे, यानी कि इन 200 में से हमें 10 यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। तो वो 10 यूनिट्स हमने निकाले इधर से एट रेट ऑफ, इनका क्या रेट था, इनका ₹50 रेट था, तो यहाँ से 10 यूनिट्स निकाले जो कि हमारे पास 500 के बन गए। अब देखें आपके पास बाकी कितने यूनिट्स बचे, ये वाले 50 तो गए, राइट। तो जो 200 बचे थे उसमें से हमने 10 यूनिट्स निकाल दिए, तो 190 आपके पास यूनिट्स बचे। वो 190 हमारे पास किस कॉस्ट के अकॉर्डिंग थे, एट रेट ऑफ 50 थे, तो उनकी अमाउंट हमने लिख दी। अब ये हमारे पास इन्वेंट्री बची। देन हम 13 जून पे जाते हैं, 13 जनवरी, सॉरी 13 जनवरी पे हमारे पास 150 यूनिट्स आए एट रेट ऑफ ₹60, ओके। तो अब हम इनकी अमाउंट लिख लेंगे। 190 हमारे पास पहले ही मौजूद थे एट रेट ऑफ 50, अब हमने ऐड कर दिए अपने रिसीव्ड वाले कॉलम्स में, हमारे पास आ गए 150 यूनिट्स एट रेट ऑफ ₹60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9000 आ जाएगा। तो बैलेंस में हमारे पास जो पहले मौजूद था और इसको भी हमने ऐड कर दिया, जो कि हमारे पास 9000 के आ गए। देन नेक्स्ट डेट हमारे पास आ जाती है 18 जनवरी, इधर हमारे पास आए 100 यूनिट्स एट रेट ऑफ ₹75 पर यूनिट, ओके। तो हमने रिसीव में ये ऐड कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7500 हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हमारे पास बैलेंस में सबसे पुराना बैलेंस, देन उससे नया, एंड ये जो लेटेस्ट हमने ऐड किया। देन 20th जनवरी पे आते हैं, तो हमारे पास 150 यूनिट्स इशू किए गए हैं, तो मतलब कि अब हमने 150 यूनिट्स भेजने हैं। तो आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के मुताबिक सबसे पहले कौन से यूनिट्स भेजेंगे, जो सबसे पुराने हैं, ओके। तो सबसे पुराने यूनिट्स हमारे पास कौन से हैं, लेट्स सी, इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पुराने यूनिट्स हम देख लेते हैं, वो सबसे पुराने हमारे पास पड़े हैं ये 190 यूनिट्स, ओके। देन 150, देन 100, टोटल हमने इशू कितने करने हैं, ये देखें इशू वाले कॉलम में लिखे हैं 150 यूनिट्स। तो सबसे पुराने हमारे पास देखें जो 190 है, तो उस 190 में से हम 150 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 40, ओके। तो हमने ये जो 150 यूनिट्स इशू किए हैं, ये हमने किस रेट पर किए हैं, सबसे पुराने रेट पर ₹50 के। तो 150 इंटू 50 मतलब कि 7500 की यूनिट्स हमने इशू कर दिए, ओके। तो ये हमारे पास हमारी इशू की अमाउंट आ गई। देन जितने बाकी यूनिट्स बचे थे 40, वो 40 हमने यहाँ पर लिख लिए, जो बचे वो ₹50 के रेट पर थे, बाकी चेंज ही नहीं हुए हमारे पास, तो उनको एज़ इट इज़ लिख दिया हमने।
तो अब यूनिट्स हमारे पास टोटल कितने बचे एंड पर, उनको हम लिख लेंगे। देखें एंड पर हमारे पास 40 + 150 + 200, तो ये 290 यूनिट्स बचे और इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के कॉस्ट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल ये अमाउंट आ गई। और टोटल जो हमने इशू किए थे 2000 + 500 + 7500, ये हमारे पास 3000 और 7000, मतलब कि 10,000 हमारे पास टोटल बन गए इशू जो हमने किए थे। अब इसी तरह सेम मेथड आपने लास्ट एंड फर्स्ट आउट के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, एग्जैक्ट सेम थिंग, बट जब हम इशू कर रहे थे राइट, तो वो इशू हमने अपना अब फर्स्ट डेट का नहीं देखना। देखें जब जैसे कि ये 60 यूनिट्स इशू किए हैं तो हमने इनको पुराने वाली इन्वेंट्री को नहीं निकाला, हमने नई वाली इन्वेंट्री को निकाला राइट। ये 200 जो हमारे पास लेटेस्ट था, ठीक है, लेटेस्ट इन्वेंट्री को निकाला, तो लेटेस्ट रेट पर निकालेंगे, 50 रुपीज़ के रेट पर हमने निकाला। ओके, तो इसमें हमने बस यही चेंजिंग करनी है, इसको आप प्लीज़ खुद अटैम्प्ट करें। तो स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन लास्ट मेथड जो कि वेटेड एवरेज का है, इसमें हमने सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेनी है। तो इसमें बेसिकली जब भी आप नया स्टॉक ख़रीदेंगे तब आपने एक नई एवरेज कैलकुलेट करनी है। जैसे कि 50 यूनिट्स से पहले देन 250 यूनिट्स जब हमारे पास आए तो इनकी आपने एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर ली, वो 48 बनी। देन जब आपके पास नया स्टॉक आया देन आपने इसकी प्राइस कैलकुलेट कर ली, वो 58 बनी। तो ये प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, लेट मी टेल यू, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, दोबारा बता देते हैं ना। तो क्वेश्चन इज़ कि ये वाला 48 कैसे आया, तो ये हम देख लेते हैं हमारे पास कैसे आया। तो देखिए 1 जनवरी को हमारे पास 50 यूनिट्स थे एट रेट ऑफ कितना 40। ओके, तो इसकी टोटल वैल्यू हमें पता है हमारे पास 2000 थी। ओके, देन 8 जनवरी को हमें पता है हमारे पास 200 यूनिट्स आए एट रेट ऑफ 50, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता थी, ये 10,000 हो गई। बट अब हम आप कहेंगे इस वाले रेट पे देखेंगे जो हम इशू कर रहे हैं या इस वाले रेट पे देखेंगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने एवरेज निकालनी है। तो ये वेटेड एवरेज हम किस तरह निकालेंगे, जो हमारे पास पुरानी क्वांटिटी थी, ओल्ड क्वांटिटी 50 प्लस हमारे पास न्यू क्वांटिटी है कितनी 200, तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ गई 250 यूनिट्स। ओके, तो 250 यूनिट्स ये क्वांटिटी हो गई। अब टोटल वैल्यू हमने देखनी है। ओल्ड वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही थी 2000 प्लस न्यू वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10,000, तो ये हमारे पास हो गया 12,000। ओके, ये 12,000 हो गया हमारे पास। अब हम वेटेड एवरेज अपनी निकाल सकते हैं। इस 12,000 को यानी कि टोटल वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी के साथ 250 के साथ, तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमने अपनी एवरेज निकाल ली। फिर जो इशू करना है हमने इस एवरेज रेट पर करना है। देन जब दोबारा आपने न्यू रिसीव की इन्वेंट्री ओके एट रेट ऑफ 60 एंड एट रेट ऑफ 75, तो आप दोबारा क्या करेंगे, ये वेटेड एवरेज दोबारा इन नई कीमतों के साथ आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सिंपल एज डैट। और जब आप इशू करेंगे तो आप इस एवरेज वाली अमाउंट को ही माइनस करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ये पीरियोडिक सिस्टम के अंडर हमारे पास आया हुआ है। इसमें हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, देन एक परचेज़ हमने की इन्वेंट्री की। ओके, वो हमने 1000 यूनिट एट रेट ऑफ 1000 की, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। देन परचेज़ 2, देन परचेज़ 3, तो ड्यूरिंग द पीरियड हमने 3000 यूनिट बेचे हैं। ओके, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर ईच ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स, यानी कि हर कॉस्टिंग मेथड के अंडर FIFO के अंडर, LIFO के अंडर एंड वेटेड एवरेज के अंडर आपने कैलकुलेट करनी है एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो देखें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक सबसे पहले कौन सा स्टॉक गया, ओल्ड स्टॉक गया। जब ओल्ड स्टॉक गया तो इन्वेंट्री में कौन सा स्टॉक बचा होगा, न्यू स्टॉक बचा होगा। तो जो हम इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हम न्यूएस्ट कीमत के मुताबिक निकालेंगे। ओके, न्यूएस्ट रेट के मुताबिक। और बेसिकली इन्वेंट्री में यूनिट कितने बचे हैं ये भी देख लें। तो टोटल यूनिट पहले देखें कितने थे, 1500 प्लस 3000। ओके, तो टोटल हमारे पास 4500 यूनिट्स थे, जिनमें से हमारे कितने बिक गए हैं, 3000 बिक गए हैं। तो माइनस कर देंगे, हमारे पास पीछे 1500 यूनिट्स बचे। ओके, तो इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स बचे हैं, इन्वेंट्री में हमारे पास 1500 यूनिट्स हैं। तो इनकी कॉस्ट, इन 1500 की हमने कॉस्ट निकालनी है। ओके,
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो 1500 यूनिट्स के लिए हमने निकालनी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मैंने आपको बताया पुराने बिक गए, नए पड़े हुए हैं। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए उन नए वालों की कीमत पे हम देखेंगे। तो ये 1500 हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे लेटेस्ट से। ओके, तो 1000 यूनिट्स हमारे पास एट रेट ऑफ 1200 पड़े थे, तो वो 1000 हमने एट रेट ऑफ 1200 पे निकाल लिए। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 12 लाख हो गया। ओके, बट अभी हमारे पास 500 और यूनिट है, बट ये लेटेस्ट वाले तो ख़त्म हो गए, तो अब हमारे पास ये वाले आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 500 यूनिट्स बचे थे ना, 500 हमें चाहिए, तो 500 यूनिट्स हम निकाल लेंगे एट रेट ऑफ 1100। ओके, तो वो हमारे पास 5,50,000 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब इसी तरह लास्ट एंड फर्स्ट आउट के अंडर भी आपने 1500 यूनिट्स की निकालनी है, लेकिन लास्ट एंड फर्स्ट आउट में सबसे पहले हम कौन सी अपनी इन्वेंट्री निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास लेटेस्ट आई थी, मतलब कि इन्वेंट्री में सबसे पुराना सामान बचा पड़ा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1500 यूनिट्स। अब देखिए ये यहीं पर 1500 पूरे हो गए हैं, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें से 500 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर पूरे हो गए हैं। तो 1500 यूनिट्स एट रेट ऑफ 900, तो ये हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई। अब वेटेड एवरेज पर देखें, हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री थी 900 के रेट पर, देन 1000 यूनिट्स एट रेट ऑफ 1000 रुपीज़, देन 1000 यूनिट्स एट रेट ऑफ 1100 रुपीज़, एंड देन 1000 यूनिट्स एट रेट ऑफ 1200 रुपीज़। तो इसमें आपको लेटेस्ट या फिर ओल्डेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने वेटेड एवरेज की कॉस्ट निकाल लेनी है। ओके, वो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट को आप हर पॉइंट पर इनकी आपने अमाउंट निकाल के इन सबको ऐड कर लिया, वो आपके पास आ गया 46,50,000। ओके, एंड टोटल यूनिट्स को आपने ऐड कर लिया, ठीक है, वो आ गए 4,500 यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ये आपके पास वेटेड एवरेज आ गई। ओके, अब ये वेटेड एवरेज की आपके पास अमाउंट आ गई है ₹1033। तो अब आपने क्या करना है, जितने यूनिट्स आपके पास इन्वेंट्री में बचे थे, वो कितने बचे थे 1500, उन 1500 को आपने इसी रेट पर निकाल लेना है। तो आपने निकाल लिया, आपके पास ये अमाउंट आ गई। प्लीज़ साथ साथ ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाएँ। देन मटीरियल कंट्रोल लेवल्स, कि मटीरियल को कंट्रोल के हमारे पास कौन से लेवल्स होते हैं, कि कितना मटीरियल हमारे पास रह जाएगा, किस लेवल का रह जाएगा, तो हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है रीऑर्डर लेवल, ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर पॉइंट, इनमें से कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। ये वो पॉइंट होता है जब मैक्सिमम कंजम्पशन होती है, इसको आपने मल्टीप्लाई करने लीड टाइम के साथ, तो आपके पास ये वाला लेवल आ जाएगा जिस पॉइंट पे आपने रीऑर्डर करना है। वो आपके पास इन्वेंट्री का लेवल, मटीरियल का लेवल आपको पता चल जाएगा कि इतना रह जाएगा, तो रीऑर्डर कर लेना है। अब मैक्सिमम कंजम्पशन और लीड टाइम क्या है? तो मैक्सिमम कंजम्पशन से ये मुराद है कि ये वो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं जो कि आपकी फैक्ट्री या शॉप जो भी है वो एक सिंगल डे में या सिंगल वीक और मंथ, कोई भी टाइम पीरियड है उसमें यूज़ करती है। ठीक है, एंड लीड टाइम क्या होता है? ये वो टोटल टाइम होता है जो कि पास करता है उस मूवमेंट से जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको और स्टॉक की ज़रूरत है, उस टाइम तक जब तक आपकी डिलीवरी एक्चुअली आपके पास पहुंच नहीं जाती। तो बेसिकली लीड टाइम हमारे पास ये वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड। ओके, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपके पास कैसे आएगा? आपके पास जो रीऑर्डर का लेवल है उसमें से आप माइनस कर देंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम और ऐड कर देंगे EOQ। EOQ क्या होता है आपके पास? ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? तो सिंपल वर्ड्स में ये परफेक्ट ऑर्डर का साइज़ होता है कि ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो कि आप यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली हाउ मैनी यूनिट्स यू शुड ऑर्डर। ओके, कि एक सप्लायर से आपको टोटल कितने ऑर्डर्स चाहिए और आप उनकी कॉस्ट को भी कम से कम रख सकें जिसमें। तो ये हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक ऑर्डर का हो गया। एंड देन मिनिमम स्टॉक लेवल जो कि रीऑर्डर लेवल, उसमें से आपने माइनस कर देनी है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। और डेंजर लेवल के यहाँ पर हमें लाजमी ज़रूरत है कि अभी ऑर्डर कर दें, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी टाइम। आगे हम असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने सेम काम ही करना है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड बिलो, आपने हर मेथड को यूज़ करते हुए अपना स्टोर कार्ड लेजर कार्ड्स को बनाना है और कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो ये आप कर सकते हैं। दैन वी सी फॉलोइंग
ट्रांजेक्शन अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न, एक ट्रेडिंग कंपनी है जिनकी ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं हमारे पास। तो परचेज़ उन्होंने की जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल में। क्वांटिटी आपको दी हुई है 100 यूनिट्स, 200, 400 और उनकी कॉस्ट भी दी हुई है पर यूनिट। देन सेल्स जो उन्होंने की मार्च में और जून में, उनकी क्वांटिटी और उनकी कॉस्ट भी आपको दी हुई है। तो ओपनिंग बैलेंस उन्होंने कहा है आपके पास था 100 यूनिट्स फॉर ₹3,900, ये ओपनिंग बैलेंस था। अब इस इंफॉर्मेशन गिवन के मुताबिक फॉर 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th of June को हमारे पास ये एंड हो रहा है पीरियड। शो द स्टोर लेजर records including the closing stock balance and stock evaluation by using weighted average and first in first out method of costing under periodic and perpetual system of accounting. देन अगेन ये वही सेम बात है, बस इसमें उन्होंने हमें लास्ट एंड फर्स्ट आउट का नहीं कहा कि इस मेथड से नहीं करना, बाकी दोनों मेथड से करना है। पीरियोडिक में आपको पता है आपने एक स्पेसिफिक पीरियड तक का बनाना है, यानी कि पीरियड के एंडिंग पर आप सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, और परपेचुअल सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। रिसीट्स हैं हमारे पास, और जो हमने इशू किए हैं अपना स्टॉक वो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि हमने कितना इशू किया है, किस डेट को, ये डेट्स दी हुई हैं, और ये बताया हुआ कि कितना सामान हमने कितने रेट पर किया। What is the value of 40 units of closing stock under each of the methods using periodic and perpetual accounting system? तो इसे हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जिसके मुताबिक ओल्डर स्टॉक सबसे पहले बिकेगा। तो देयरफॉर जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा होगा उसमें हमारी मोस्ट रिसेंट परचेजेस होंगी। तो अब हमने देखते हैं टोटल रिमेनिंग यूनिट्स जो है हमारे पास 40 यूनिट्स हैं। ओके, तो उनकी हम कैलकुलेट करेंगे क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है हमारे पास। तो ऑब्वियसली ये 40 यूनिट्स हमारी मोस्ट रिसेंट परचेज़ के हैं, और मोस्ट रिसेंट परचेज़ हमारी कौन सी थी, ये जो हमने की थी 1993 10/12/1993 को। तो इसकी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 80 kg एट रेट ऑफ ₹6 per kg। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 40 यूनिट्स हमारे पास बचे थे, मतलब कि 40 kgs। ओके, तो ₹6 के हिसाब से आप निकालेंगे इस रेट पर, ₹6 के रेट पर। तो 40 × 6 आपके पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 240। तो ₹240 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक 240। देन लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक आप ₹5 के हिसाब से निकाल लेंगे, बिकॉज जो सा हमारा लेटेस्ट स्टॉक था वो बिक गया और सबसे पुराना स्टॉक पड़ा है, और सबसे पुराना स्टॉक हमारे पास ₹5 के रेट पर था, और 40 यूनिट्स हमारे पास बचे हैं। सो इट विल बी 40 × 5 दैट इज़ 200। तो ये हमारे पास ₹200 आ जाएगा। देन वेटेड एवरेज के हिसाब से हम निकाल लेते हैं, और ये हमारे पास पीरियोडिक है। अच्छा, लास्ट एंड फर्स्ट आउट में भी अभी हमने पीरियोडिक का ही देखा है, और फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट ये हमारे पास सेम रहता है, और पीरियोडिक या परपेचुअल में भी। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट का भी अभी हम परपेचुअल देखेंगे, और वेटेड एवरेज का भी परपेचुअल देखेंगे, बट फर्स्ट हम वेटेड एवरेज का पीरियोडिक मेथड से देख रहे हैं। ओके, तो पीरियोडिक के लिए फ़र्स्ट हम अपनी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ओके, 80 × 5 प्लस ये 80 × 6, ये आपके पास 880 आ जाएगा। ओके, इसको टोटल यूनिट्स से आपने डिवाइड कर देना है। टोटल यूनिट्स आपके पास कितने हैं, 80 + 80 160। तो इसे 160 से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल आपकी एवरेज आ जाएगी 5 ये आपके पास आ जाएगी 5.50। तो अब इस एवरेज के साथ आप इन 40 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × 5.5, सो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली आई गेस 220। अब हम लास्ट एंड फर्स्ट आउट का परपेचुअल मेथड से देख लेते हैं, और वेटेड एवरेज का भी। और इसकी क्या लॉजिक है कि फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट सेम ही रहेगा। इसकी ये लॉजिक है हमारे पास, बिकॉज सबसे पहले हमारा ओल्डेस्ट जो सी कॉस्ट है वो क्लियर आउट हो रही है, तो ये हमेशा आप करके भी देख लें, ये हमारे पास सेम रिज़ल्ट ही यील्ड करेगा। देन लास्ट एंड फर्स्ट आउट को आपने परपेचुअल मेथड से कैसे करना है। तो परपेचुअल मेथड्स के लिए ना आपको डेट्स को देखना पड़ेगा। फर्स्ट जो हमारे पास रिसीट थी, जो हमें रिसीव हुआ, वो थी 1 दिसंबर की। ओके, 1 दिसंबर। और जो फर्स्ट हमारे पास इशुएंस हो रही है वो है 2 दिसंबर की। ओके, जो हमारे पास सेकंड हमने ख़रीदा है वो है 10 दिसंबर का,
और जो सेकंड हमारी इशुएंस हो रही है वो है 11 दिसंबर की। मतलब कि जब फर्स्ट हमारे पास इशुएंस हुई थी, फर्स्ट हमने स्टॉक निकालना था, तब ये 10 दिसंबर वाला स्टॉक तो हमारे पास था ही नहीं। ओके, तब हमारे पास ये ₹6 वाला नहीं था, हमारे पास एट रेट ऑफ ₹5 वाला था। ओके, तो इसलिए जब हमारे पास ये 2 दिसंबर को 60 kg की हमने इशुएंस कर दी, तो वो हमने किस में से की, वो हमने इस 80 kg में से की। तो 80 - 60 हमने इशू कर दिया, तो 20 kg बचा। ओके, तो ये जो 20 है इसको अब हम किस रेट से निकालेंगे, ज़ाहिर ही पहले वाले रेट से निकालेंगे। ओके, तो 20 एट रेट ऑफ 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 आ गया। ओके, अब जो 11 दिसंबर को उन्होंने हमें कहा कि इशुएंस करनी है हमने 60 यूनिट्स की। ओके, तो अब तो हमारे पास नया स्टॉक भी आ चुका है, तो मेथड कौन से, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब अब लेटेस्ट आ चुका है, जब हमारे पास लेटेस्ट मौजूद है, तब तो हम लेटेस्ट में से ही स्टॉक इशू करेंगे ना। तो इसलिए अब हम इस लेटेस्ट वाले में से अपनी वैल्यू निकालेंगे, चाहे हमारे पास 20 यूनिट्स इसके या फिर जितने भी यूनिट्स बचे पड़े होंगे, उसका हमें नहीं है, हम उन 20 को इशू नहीं करेंगे। हमने तो अब इस नए वाले में से 60 को इशू करना है। ओके, तो उसकी हम निकाल लेते हैं। तो इसमें से आपने 80 में से 60 आपने इशू कर दिया। ओके, तो पीछे कितना बचा, 20 बचा। तो इन्वेंट्री में 20 है। अब जो इन्वेंट्री में 20 बचा है उसकी कीमत आप किस हिसाब से निकालेंगे, ₹6 के। तो इधर भी इन्वेंट्री में हमारे पास 20 बच गया एट रेट ऑफ 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 120। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास इन्वेंट्री में बच गई हैं, तो 100 + 120 जो कि आपके पास 220 आ जाएगा। तो परपेचुअल मेथड से ये 220 आपके पास आ गया। अब हम वेटेड एवरेज का परपेचुअल मेथड से देख लेते हैं, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो 2 दिसंबर को हमने जब 60 kg इशू कर दिया, राइट, उसके बाद हमारे पास 20 kg बचा स्टॉक में। ओके, तो वो 20 kg क्योंकि परपेचुअल मेथड है और अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास ये आना है या नहीं आना है, क्योंकि पीरियोडिक में तो हम बाद में इस हिसाब से निकाल सकते हैं, तो लेकिन परपेचुअल है साथ साथ निकालना है, तो ज़ाहिर है इस ₹5 के हिसाब से होगा। तो 20 एट रेट ऑफ 5, तो ये दोबारा आपके पास ₹100 आ जाएंगे। फिर आपने 10 दिसंबर को ख़रीद लिया 80 kg एट रेट ऑफ ₹6। ओके, तो अब आपने क्या करना है, जब भी मैंने आपको बताया था वेटेड एवरेज में जब भी कुछ नया रिसीव होगा तब आपने क्या करना है, एवरेज निकाल लेनी है। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। ओल्ड आपके पास कितना स्टॉक बचा था, अभी बताया 100 बचा था, ठीक है। तो इस 100 में न्यू वैल्यू आपने ऐड कर लेनी है। 80 kg ख़रीदा एट रेट ऑफ 60, तो 80 × 60 ये आपके पास क्या आ जाएगा, 480। ओके, तो 100 + 480 ये आपने कर लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 580। देन टोटल आपने देखना स्टॉक कितना बचा हुआ था, ये 20 यूनिट्स थे और वो 80 थे, तो 20 + 80 आपके पास 100 यूनिट्स हो गए। तो 100 से डिवाइड किया तो आपके पास एक एवरेज आ जाएगी 5.80 की। ओके, और एंड पे कितने यूनिट्स आपके पास हैं, 40। तो इस 5.80 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, तो आपके पास आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 232। तो ये हमारा हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल M जो कि कॉस्ट कर रहे हैं हमारे पास ₹8 पर यूनिट। 1 जनवरी 2006 को हमारे स्टोर्स में थे हमारे पास इतने यूनिट्स, ये उनकी रिसीट्स हैं और जो इश्यूज़ हैं हमने किए हैं। तो आपने क्या करना है, मटेरियल लेजर कार्ड प्रिपेयर करना है इस इंफॉर्मेशन पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज से। तो इसमें आपको पीरियोडिक या उसका भी नहीं कहा हुआ, बल्कि यहाँ पे कहा हुआ सिर्फ परपेचुअल का, ठीक है। तो हमने पीरियोडिक का नहीं निकालना, परपेचुअल का निकालना है। तो हम देख चुके हैं कैसे करना है, ये आप कर लीजिएगा। देन वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज़, तो इसका आंसर है हमारे पास मटीरियल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में हमें मटीरियल की ही कॉस्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू आर क्लोज टू करंट इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब कि जो आप इशू कर रहे हैं, ठीक है, जो आप स्टॉक बाहर निकाल रहे हैं वो आपकी आज की वैल्यू के हिसाब से आप निकाल रहे हैं। तो ये तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट ही होगा ना, बिकॉज इसी में हम इशू वो वाला करते हैं जो कि हमारे लेटेस्ट स्टॉक होता है। ओके,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। कॉस्ट लैग किस में करती हैं, वो ज़ाहिर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में करेंगी, बिकॉज हम सबसे पुराना स्टॉक पहले निकाल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कॉस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटीरियल। तो कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसको हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए एज डायरेक्ट मटीरियल। तो स्टैम्प पेपर यूज़ इन प्रोडक्शन या फिर थ्रेड यूज्ड इन स्टिचिंग गारमेंट्स, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है हमारी। बट इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्राइम कॉस्ट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। देन व्हेन प्राइजेस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड दैट विल स्मूथ आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इज़। तो अगर प्राइजेस फ्लक्चुएट बहुत कर रही हैं तो वो वेटेड एवरेज मेथड है, जो कि एवरेज निकाल के हमारा प्राइजेस को स्मूथ आउट कर देगा। ओके, डेटा फॉर 6 to 8 MCQs के लिए उन्होंने हमें डेटा दिया है। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 1 जनवरी 1944 का 200 kg एट रेट ऑफ ₹4 पर kg। देन हमने एक परचेज़ की 4 जनवरी को। देन हमने इशुएंस की 8 जनवरी को। मार्केट प्राइस थी हमारी 8 जनवरी को ये थी ₹5 पर kg। इस बेसिस पर हमने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। एडवर्ट अमाउंट मटीरियल्स इशूड ऑन 8 जनवरी विल बी चार्ज इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। देखें 8 जनवरी को हमने कुछ इशू किया, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज़ कर रहे हैं, तो किस हिसाब से हम चार्ज करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पुरानी कीमत पे चार्ज करेंगे, जो कि हमारे पास है ₹4 पर kg, और यहाँ पर 300 kg है, ठीक है। तो सॉरी 8 को हमने जो इशू किया है वो कितना है, हमने 350 kg इशू किया है। तो हम किस हिसाब से करेंगे, ₹4 के हिसाब से। बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 200 kg थे, ओके। तो 200 kg हम ₹4 के हिसाब से करेंगे। 200 × 4 ये हमारे पास आ जाएगा 800, राइट। तो 800 यहाँ से हो गया। देन कितने यूनिट्स बचे, हमने टोटल 300 करने थे ना, तो 200 कर दिए, 150 बचे। 150 हमें यहाँ से करने पड़ेंगे, यानी कि 150 × 5, तो ये हमारे पास होगा 750। तो इन दोनों को फिर आप ऐड कर लेंगे, 800 + 750, तो ये हमारे पास बनेगा 1550। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और कौन सी अमाउंट हम इशू करेंगे, अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ हुआ, तो लास्ट देखिए हमारे पास लास्ट इन कौन सा था, ओके लास्ट इन था, ओके लास्ट इन था हमारे पास ये परचेज़ जो हमने की थी एट रेट ऑफ ₹5। तो सबसे पहले हम यानी कि लेटेस्ट जो है उसको हमने करना है कैलकुलेट। तो देखिए लेटेस्ट में हमारे पास 300 है, ओके। तो 300 एट रेट ऑफ 5, ये हमने 350 इशू करनी है, तो 300 यहाँ से हो गए और 50 हमें फिर पुरानी स्टॉक में जाना पड़ेगा, यानी कि 50 एट रेट ऑफ ₹4। तो इन दोनों को आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके। 300 × 5 हमारे पास हुआ 1500, और ये हो गया हमारे पास 200, तो ये टोटल हमारे पास बन गया 1700। तो सी ऑप्शन। और कौन सी अमाउंट होगी हमारे पास, एट व्हाट अमाउंट मटेरियल्स इशूड विल बी चार्ज्ड इफ़ सिंपल एवरेज प्राइस इज़ यूज्ड। तो अगर एवरेज सिंपल प्राइस यूज़ करें तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, सॉरी ओके। तो एवरेज हम निकाल लेते हैं। देखें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी परचेज़ हमने की, देखें सबसे पहले 200 × 4 800, ओके। देन जो हमने दूसरी परचेज़ की 300 × 5, ये हमारे पास कितना हुआ 1500, राइट। तो 800 प्लस हमारे पास 1500 कितना हुआ, 1500 + 800, ये हो गया 2300। और टोटल यूनिट्स कितने थे, यहाँ पर थे 200 और यहाँ पर थे 300। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 500 से, तो 2300 डिवाइडेड बाय 500, तो 4.6 आपके पास प्राइस आ गई एवरेज। तो इस एवरेज के हिसाब से 350 जो आपके पास आपने इशू किया है, राइट, 350 × 4.6 ये कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1610। तो ये सी ऑप्शन है। एंड ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है।